जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच ए लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, जो कि आपके सीटेट एग्जाम के दृष्टि से कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि लगभग प्रश्न जो हैं आपके पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके साथ साथ अन्य बच्चों का भी इससे फायदा हो, मैं यही चाहता हूं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने। यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, घरों की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। यहाँ पे घरों की कुछ विशेषताएं दी गई हैं और आपको बताना है कि इन विशेषताओं में से कौन सी विशेषता जो है वो सही है। ठीक है, यहाँ पे विशेषता ही दिया गया है कि भूतल खिड़कियों के बिना होता है, पेड़ की शाखाओं से बनी लकड़ी की तिरछी छतें होती हैं और घरों को पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊपर बनाया जाता है। वहीं पत्थर, मिट्टी, चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं और कथन ई दे रखा है कि लकड़ी के फर्श होते हैं। तो उपरोक्त में से लेह और लद्दाख के घरों की विशेषताएं कौन सी हैं? दोस्तों यहाँ पे कुछ विशेषताएं दी गई हैं, इसमें से आपको बताना है कि यहाँ पे लेह और लद्दाख के कौन से विशेषताएं ऐसी हैं जो कि लेह और लद्दाख के घरों की विशेषताएं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि घर होता क्या है। दोस्तों घर, हर क्षेत्र का एक अलग घर होता है दोस्तों, हर एक क्षेत्र, क्योंकि हर एक क्षेत्र का जलवायु और परिस्थितियां जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं और दोस्तों उसी के हिसाब से हर एक क्षेत्र का अपना जो घर है वो घर भी अलग अलग तरीके से बनाया जाता है और घर विशेष रूप से लोगों की ज़रूरतों के अनुरूप बनाए जाते हैं। जैसे लोगों की ज़रूरत होती है उस हिसाब से घर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेह और लद्दाख के घर जो होते हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। कि लेह में जो घर बने होते हैं वो 2 मंजिला होते हैं। ठीक है, उनमें क्या होती है 2 मंजिला घर बने होते हैं, एक मंजिला नीचे की तरफ होती है और एक मंजिला जो होती है ऊपर की तरफ होती है। ठीक है, तो घरों की जो विशेषताएं होती हैं 2 मंजिला होती हैं और जो भूतल होता है दोस्तों, उनका जो नीचे का मकान होता है, हिस्सा होता है, उसमें किसी प्रकार की कोई खिड़की वगैरह उसमें नहीं लगी होती है। ठीक है, और इस भूतल का उपयोग जो है एनिमल, जो उनके पास जानवर होते हैं उसको रखने के लिए, इसके अलावा आवश्यक चीज़ों के भंडारण के लिए ही इस भूतल का उपयोग किया जाता है। छत उनके घर का सबसे अहम हिस्सा होता है। गर्मी के मौसम में लोग कई फलों और सब्जियों को छत पर सुखाते हैं और सर्दियों में धूप लेने के लिए छत का जो है यूज करते हैं। ठीक है, घर पत्थर से बने होते हैं और जिन्हें एक के ऊपर एक रख के बनाया जाता है। जो दोस्तों जो लेह लद्दाख के घर होते हैं वो पत्थर के बने होते हैं। ठीक है, और जिनको एक के ऊपर एक रख के उनका निर्माण जो है वो किया जाता है। इन घरों की दीवारें क्या होती हैं, मिट्टी और चूने की मोटी परत से बनी होती है। पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी मोटी दीवारें होती हैं और सबसे खास बात ये होता है दोस्तों, इनका जो फर्श होता है, फर्श जो होता है लकड़ी का बना होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता चल गया कि लेह और लद्दाख के घरों की विशेषताएं क्या होती हैं कि भूतल खिड़की के बिना होता है, भूतल का जो हिस्सा होता है दोस्तों उस पे अपने जानवरों को रखने के लिए और आवश्यक सामग्री को रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही। पेड़ की शाखाओं से बनी लकड़ी की तिरछी छतें होती हैं, बिल्कुल गलत। घरों को पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊपर बनाया जाता है। तो दोस्तों असम के घरों की विशेषताएं हैं। ठीक है, कहा कि असम में ऐसा घर बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे लेह लद्दाख की विशेषता नहीं है। पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं और लकड़ी के फर्श बने होते हैं। तो ये भी कथन सही है और ई वाला भी सही है। तो यहाँ पे दोस्तों ए, डी और ई जो है वो बिल्कुल राइट है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है और अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आपकी परीक्षा के दृष्टि से भी कह सकते हैं और वैसे भी। ठीक है, चलिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 है कि ईवीएस की एक शिक्षिका जो अपने छात्रों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए अब सारी प्रश्न पूछेगी, उसे चुनिए। क्लोरोफिल क्या है? ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे?
खाद्य श्रृंखला क्या है, जल के 3 स्रोतों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रश्न पूछने की तकनीकी जो होती है वो महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहला जो है कि प्रश्न पूछने का जो तरीका होता है या तकनीक होती है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे विद्यार्थियों को कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, ठीक है, और उनके सोच को प्रोत्साहित कर सकते हैं। जैसा प्रश्न होगा उसी प्रकार से बच्चा जो है उसमें उसके बारे में सोचेगा और उसी तरीके से कार्य करेगा, ठीक है। नए विचार पैदा कर सकते हैं। प्रश्न पूछने का जो तरीका है अगर यूनिक होगा तो जाहिर सी बात है कि बच्चे में नए विचार पैदा होंगे और उनकी रचनात्मकता को भी बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो बता दें आपको कि प्रश्न जो होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। प्रश्न जो होता है दोस्तों वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका अपसारी प्रश्न और दूसरा होता है अभिसारी प्रश्न, ठीक है। तो एक होता है अभिसारी, दूसरा होता है अपसारी। तो अपसारी प्रश्नों के लिए केवल एक ही उत्तर या समाधान की आवश्यकता होती है। अब ठीक है दोस्तों। तो जो अभिसारी प्रश्न होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको बता दें कि प्रश्न 2 प्रकार का होता है। तो वहाँ पे जहाँ पे सिर्फ केवल एक ही उत्तर हो, केवल एक ही उत्तर है, वो क्या है आपका अभिसारी प्रश्न होता है। जैसे यहाँ पे क्लोरोफिल क्या है, इसका एक ही उत्तर है। फिर यहाँ पे खाद्य श्रृंखला क्या है, एक ही उत्तर है। जल के 3 स्रोतों का नाम लिखिए, इसका भी जिसका उत्तर फिक्स हो दोस्तों वो होता है अभिसारी प्रश्न, और जिसका उत्तर फिक्स ना हो वो होता है अपसारी प्रश्न। जैसे यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे, तो यहाँ पे दोस्तों ये यूनिक प्रश्न है। इसके लिए बच्चा जो है प्रेरित होगा और सोचेगा भी कि उसके लिए नए नए विचार उसके मन में पैदा होंगे दोस्तों, और उसकी रचनात्मकता को भी बढ़ावा मिलेगा, ठीक है, और उसकी सोच को भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण अध्ययन की योग्यता नहीं है, पर्यावरण अध्ययन की योग्यता इसमें से कौन सी नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पर्यावरण उन परिस्थितियों का समुदाय है जो पृथ्वी पर किसी भी समय किसी व्यक्ति के जीवन को घेरती है या और उसको प्रभावित करती है, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन प्राकृतिक और मानव निर्मित संसार का व्यवस्थित अध्ययन है, और जो प्राकृतिक दुनिया पर मानव गतिविधियों के प्रभाव के बारे में हमारी जो बढ़ती चिंता को दर्शाता है। यहीं पे दोस्तों मैं बात करूं कि पर्यावरण अध्ययन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। पर्यावरण अध्ययन की योग्यता इसमें से नहीं पूछा गया है, ठीक है। पर्यावरण अधिगम की सामग्री को विषयगत रूप से व्यवस्थित किया जाता है। पर्यावरण अधिगम बच्चों के अभिव्यक्ति के लिए गुंजाइश प्रदान करता है, मौखिक, लिखित, अन्य रचनात्मक अभिव्यक्ति आदि। अध्याय बच्चों को सोचने और अपने स्वयं के ज्ञान का निर्माण करने के लिए शुरू करने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों से शुरू होती है। पर्यावरण अधिगम की सामग्री बच्चों के अपने पाठ्य पर्यावरण से नहीं ली गई है। ये गलत है दोस्तों कि जो बच्चों की अधिगम के लिए सामग्री और सीखने के लिए सामग्री हो उसके खुद के पर्यावरण अध्ययन से न ली जाए या पर्यावरण से न ली गई हो, वो पूरी तरीके से गलत है, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन के अध्याय बच्चों को अपने स्वयं के ज्ञान के निर्माण और चिंतन करने के लिए मदद करते हैं, और पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को पर्यावरण शिक्षा, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान सहित एकीकृत तरीके से निर्मित किया गया है। ईवीएस जो होता है पर्यावरण जिसको बोलते हैं दोस्तों, ईवीएस को प्राथमिक स्तर पर एक विषयगत दृष्टिकोण के रूप में देखा जाता है, क्योंकि पूरे ईवीएस को एक विषय के अंतर्गत जोड़ा और एकीकृत किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये चीजें कही गई हैं कि पर्यावरण अधिगम के सामग्री बच्चों के अपने पर्यावरण से नहीं ली गई है, ये गलत है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पे दोस्तों प्रश्न संख्या 3 है, 4 दोस्तों। चौथा प्रश्न है यहाँ पे, कक्षा 3 के अध्याय ऊंची उड़ान में पक्षियों के विषय पर चर्चा करते हुए शिक्षक टीना छात्रों से कहती है कि वे अपने आसपास पक्षियों और उनकी विशेषताओं का अवलोकन करें। इस क्रियाकलाप का लक्ष्य क्या है? इस प्रकार से क्रियाकलाप कराने का लक्ष्य क्या है शिक्षक का? छात्रों में पक्षियों से संबंधित जानकारी का आधार विकसित करना, छात्रों में पक्षियों के बारे में ज्ञान का आधार विकसित करना, या छात्रों में पक्षियों के प्रति रुचि विकसित करना, छात्रों में पक्षियों के बारे में वैज्ञानिक समझ विकसित करना। दोस्तों इस तरीके से कार्य करवाने के पीछे का जो शिक्षिका है उसका लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस गतिविधि का उद्देश्य पक्षियों
में छात्रों के प्रति क्या है, रुचि विकसित करना। क्योंकि जब छात्रों में रुचि विकसित होगा तो जैसे विद्यार्थी अपने परिवेश में विभिन्न प्रकार के पक्षियों को देखने की गतिविधि का आनंद लेंगे। जाहिर सी बात है, जब बच्चा रुचि किसी चीज में दिखाएगा तो वो चीजों को आनंद लेके करेगा या उनसे वो आनंदित भी होगा। ठीक है, वे पक्षियों में रुचि विकसित करते हैं और पक्षियों के विभिन्न विशेषताओं का पता लगाने का प्रयास भी करेंगे। जैसे उनके खाने की आदतें क्या हैं, उनके घोंसले के प्रकार के बारे में जानेंगे और वो घोंसला क्यों बनाती हैं इत्यादि इत्यादि, उनकी घोंसले की संरचना क्या है, ठीक है, इत्यादि चीजों के बारे में जानने के लिए जिज्ञासु रहेंगे। पर्यावरण पक्षियों को देखने से छात्रों को सीखने का एक प्रकार से प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है, जिससे वो बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। ठीक है, छात्रों में यदि बालकनी छात्र जो है दोस्तों, यदि अपने बालकनी या कह सकते हैं कहीं पे घोंसले बने होते हैं तो उसे बचाकर पक्षियों की रक्षा करने के लिए रुचि विकसित करेंगे। जाहिर सी बात है कि अगर बच्चा जो है पक्षियों से उसको लगाव हो जाएगा या पक्षियों के प्रति उसकी रुचि विकसित हो जाएगी तो पक्षियों के बचाने के लिए प्रयास करेंगे। जाहिर सी बात है, जब उन पक्षियों को मारते हैं, कुछ लोग मार के उसका शिकार करते हैं, तो बच्चा अगर पक्षी को देखेगा या उनको देखेगा तो उससे भी पक्षियों की रक्षा करेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे दोस्तों पूछा रहा है कि हमारे देश के जंगलों में एक में ग्राम परिषद, पंचायत जिसको बोलते हैं, टिन नामक एक विशेष इकाई में खेती के लिए आदिवासी लोगों को भूमि आवंटित करती है। तो टिन क्या है दोस्तों, यहाँ पे टिन के बारे में पूछा जा रहा है कि टिन क्या है। टिन जो है वो क्या है, वह भूमि जिस पर किसान एक टिन बीज उगाता है, वह भूमि जिसमें किसान एक टिन बीज उत्पादित करता है। आदिवासी किसानों के लिए विशेष रूप से रूपांकित की गई भूमि की एक इकाई या 100 मीटर गुणे 100 मीटर आयाम वाली एक भूमि। तो यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है प्रश्न, एक बार फिर पढ़िएगा कि हमारे देश के जंगलों में एक में ग्राम परिषद टिन नामक एक विशेष इकाई में खेती के लिए आदिवासी लोगों को भूमि जो है वो आवंटित करता है। तो उसमें टिन क्या है, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे बताऊंगा दोस्तों सबसे पहले आपको कि विभिन्न इकाइयों का उपयोग करके विभिन्न स्थानों पे जो है, देखिए दोस्तों जो भूमि मापने का तरीका होता है सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो विभिन्न इकाइयों का उपयोग करके भी भूमि को जो है मापा जाता है। कहीं एकड़, हेक्टेयर या वर्ग मीटर में वर्ग मीटर का उपयोग करके भूमि को मापा जाता है। ठीक है, तो वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे टिन खेती क्या है, तो वह टिन का अर्थ है दोस्तों वह भूमि जिस पर किसान जो है किसान बीज का एक टिन जो है वो उगाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या है, जिस पर किसान बीज का एक टिन जो है वो उगाता है। मतलब कहने का मतलब है एक टिन जो है उस पे डालता है या उस क्षेत्र में एक टिन बीज को वह डालता है, ठीक है, उगने के लिए। तो यहाँ पे उनका जमीन पूरे गांव की ही नहीं, न कि लोगों को अलग करने के, ठीक है, इसलिए वे बारी बारी से गांव के अलग अलग हिस्सों में खेती करते हैं। और इस टिन की खेती को लॉटरी खेती भी कहा जाता है। इस प्रकार की खेती जो है दोस्तों कहाँ पे होती है आपको बता दें, इस प्रकार की खेती मिजोरम, झारखंड और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में इस प्रकार की खेती होती है। और ग्राम परिषद में लॉटरी प्रणाली का आयोजन किया जाता है, जिसके लिए परिवार को खेती के लिए कितनी जमीन मिलेगी, ठीक है, वो लॉटरी के हिसाब से मिलता है। ठीक है, और चिट प्राइस तय करती है कि किसे जमीन मिलेगा और इस चिट निकाल दी गई है जो लोग टिन के आधार पर जमीन मांगते हैं। ठीक है, एक टिन बीज उगाते हैं और उस टिन की भूमि कहा जाता है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि हमारे देश में जंगलों में एक में ग्राम परिषद टिन नामक एक विशेष इकाई में खेती के लिए आदिवासी लोगों को क्या करता है, भूमि आवंटित करता है। और इसमें दोस्तों लॉटरी निकलती है, लॉटरी के माध्यम से भूमि का हिस्सा तय किया जाता है कि किसको कितना खेती दोस्तों भूमि जो है खेती करने के लिए देना है। ठीक है, तो उसी माध्यम से दोस्तों जिस पे किसान एक टिन जो है वह भूमि जिस पर किसान एक टिन बीज उगाता है और इसी को टिन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, कभी कभी दोस्तों पूछ लेता है कि टिन की खेती जो है कहाँ पे होती है, तो उसको आप याद कर लीजिएगा कि टिन की खेती जो है मिजोरम, झारखंड और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में होती है। चलिए अगले प्रश्न पे। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का विषय नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि पर्यावरण अध्ययन के मुख्यतः जो है मुख्यतः 6 विषय होता है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन का मुख्यतः 6 विषय होता है। एक विषय दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के जो विषय होते हैं मुख्यतः 6 होते हैं।
और 6 में क्या क्या होता है उसको जान लीजिए। परिवार मित्र होता है, परिवार और मित्र, जल, यात्रा, भोजन, आश्रय। हम जो चीजें बनाते और करते हैं वो भी क्या है, इसके थीम के अंतर्गत आता है। तो इसमें से पूछा जा रहा है दोस्तों, जैसे आपको मैंने बता दिया कि जैसे परिवार और मित्र थीम हो गया, जल थीम हो गया, और भोजन थीम हो गया, आश्रय हो गया, और वायु जो है दोस्तों ये थीम नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पे दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कह रहा है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य क्या है। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य के बारे में यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है कि तमिलनाडु राज्य के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। ऑप्शन 1 है कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि तमिलनाडु जो है दोस्तों, तमिलनाडु जो है भारत का दक्षिणी राज्य है, और चेन्नई जो है तमिलनाडु की राजधानी है। तमिलनाडु क्षेत्रफल के हिसाब से 10वां सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। कौन सा? तमिलनाडु जो है 10वां सबसे बड़ा भारतीय राज्य है, और जनसंख्या के हिसाब से 6वां सबसे बड़ा राज्य है। तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक जो हैं इसके पड़ोसी राज्य हैं। अगला प्रश्न, अब दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के लिए सही है। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाया जाने वाला एक विषय है। कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है, और कक्षा 2, 3 और 3 के लिए ईवीएस के मुद्दे और चिंताओं का भाषा और गणित के माध्यम से सिखाया जाता है। कक्षा 1 और 2 के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के माध्यमों से पर्यावरण अध्ययन की चिंताओं और मुद्दों को सिखाया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों पूछा रहा है कि क्या पर्यावरण अध्ययन के लिए इसमें से सही है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि पर्यावरण अध्ययन एक क्या है, बहुआयामी विषय है जो विभिन्न शैक्षणिक क्षेत्रों के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को शामिल करता है। यह एक व्यापक क्षेत्र है जो कि इस तरह के सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, भाषा और गणित आदि इस संबंध विषयों के रूप में पर्यावरण अध्ययन के बुनियादी सिद्धांतों का अध्यापन करता है। और कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण विज्ञान के उदाहरणों को भाषा और गणित में एकीकृत किया गया है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पर्यावरण अध्ययन के लिए सही क्या है। तो पर्यावरण अध्ययन जो है वो भाषा और गणित के माध्यम से 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के लिए कोई अन्य अलग प्रकार से कोई विषय या भाषा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन जो है वो भाषा और गणित के माध्यम से ही पढ़ाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना करने के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं है। वास्तविक जीवन की घटनाएं, समुदाय सदस्य, कक्षा की चार दीवारी, बच्चों के स्थानीय संसाधनों का उपयोग। तो यहाँ पे दोस्तों प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या इसमें से निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना करने के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि कक्षा की चार दीवारी जो है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना करने के लिए प्रभावशाली साधन नहीं है, क्योंकि कक्षा के बाहर के अधिगम को जोड़ना ईवीएस शिक्षण के लिए सबसे प्रभावशाली जो साधन है दोस्तों वो ये है कि वास्तविक जीवन की घटनाएं, जैसे ईवीएस की विषय वस्तु को वास्तविक जीवन की घटनाओं से जोड़ने से बच्चों को अपने तत्काल वातावरण में अनुभव के साथ साथ संबंध स्थापित करने और स्वयं के ज्ञान और समझ का निर्माण करने में मदद मिलती है। और जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग करने से ईवीएस कक्षा में स्थानीय संसाधन जैसे पत्तियों, पौधों, चट्टानों, लकड़ी आदि का उपयोग करने से छात्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है और कठिन अवधारणाओं को समझने में भी मदद मिलती है। कक्षा के बाहर को अधिगम से जोड़ना, ईवीएम का सबसे बड़ा दोस्तों एक प्रभावशाली संसाधन होता है कि ईवीएस अधिगम
कि कक्षा 4 दीवारी तक सीमित नहीं रहे, क्योंकि यह छात्रों को पाठ्य पुस्तकों और कक्षा के बाहर अंतर्क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो जो यहाँ पे दोस्तों कक्षा की 4 दीवारी के अंदर की बात है दोस्तों, एक गलत है। ठीक है, वास्तविक जीवन की घटनाएं या समुदाय के सदस्य होना या बच्चों के स्थानीय संसाधनों का उपयोग कराने से ये प्रभावशाली तरीके हैं। ठीक है, प्रभावशाली संसाधन कर सकते हैं। वहीं पे कक्षा के 4 दीवारी जो है एक प्रभावशाली संसाधन नहीं है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब दोस्तों यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे पूछा रहा है कि ईवीएस में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य रूप से क्या लक्ष्य होना चाहिए। प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को संशोधित करना, समय का इष्टतम उपयोग करना, छात्रों के बीच अनुशासन सुनिश्चित करना या विस्तारित अधिगम के अवसर प्रदान करना। दोस्तों ऐसे भी मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ सिर्फ टैग वर्ड के जरिए, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईवीएस एक ऐसा विषय है जो प्राकृतिक के बारे में बच्चों की जिज्ञासा को पोषित करने से संबंधित है। जो बच्चों की जिज्ञासा दोस्तों उससे संबंधित क्या कर सकते हैं कि उसे संबंधित करने का ईवीएस एक ऐसा विषय है जो कि प्राकृतिक वातावरण के बारे में बच्चों के जिज्ञासा को पोषित करने से संबंधित है। और ईवीएस में एक अच्छे दत्तकार के लक्ष्य क्या दोस्तों, ईवीएस में एक अच्छे दत्तकार मुख्य रूप से क्या लक्ष्य होना चाहिए। तो लक्ष्य आप जान लीजिए कि ईवीएस में एक अच्छे दत्तकार का लक्ष्य जो है कि मानव और प्राकृतिक प्रणाली के बीच अंतर संबंध का अध्ययन करना, कि मानव और प्रकृति के बीच जो अंतर संबंध है उसका अध्ययन करना, विभिन्न लोगों, सांस्कृतिक और समुदाय की ओर ध्यान आकर्षित करना, वहीं प्राकृतिक के मुद्दों को संबोधित करना और सुधार लाने की योजना बनाना, और प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का पता लगाना और समझना। ठीक है, तो यह कह सकते हैं कि ईवीएस में एक अच्छे दत्तकार को मुख्य रूप से विस्तारित करने के अधिगम के अवसर प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे विस्तारित अधिगम के अवसर प्रदान करता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। अगला प्रश्न दोस्तों करा है कि ईवीएस में सीसीई का अर्थ छात्रों का किसके लिए आकलन करना है। पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता, या अवधारणाओं की समझ, या उपरोक्त सभी। तो ईवीएस में सीसीई का अर्थ क्या है। तो सीसी का मतलब होता है उसको सतत और व्यापक मूल्यांकन। स्कूल से जुड़ी हुई सभी गतिविधियों में बच्चों की प्रगति का आकलन करने की एक प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, सीसीई कहलाती है, जिसको क्या बोलते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन बोला जाता है। ठीक है, तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है कि छात्रों के बीच पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता को शामिल करना, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में मूल्यांकन को शामिल करना, और छात्रों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न करना, और शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को शिक्षार्थी केंद्रित गतिविधि बनाना, न कि शिक्षक केंद्रित गतिविधि। ठीक है, एक कार्यक्रम की प्रभावकारिता, आकर्षक या सामाजिक मूल्य का आकलन करने के लिए और शिक्षार्थियों अधिगम प्रक्रिया को अधिगम के माहौल के बारे में सूचित होने के बाद निर्णय लेना। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि इस प्रश्न का राइट जवाब पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना, पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करना, अवधारणाओं की समझ विकसित करना, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे एक शिक्षक हमेशा सवालों और चर्चाओं के बाद गतिविधियों का संचालन शुरू करता है। गतिविधियों, प्रश्नों और चर्चा के संचालन का उद्देश्य क्या है। कथन एक है, यहाँ पे एक गेट रखा है कि बच्चों की प्रक्रिया कौशल का आकलन करना, बच्चों को तलाशने का अवसर प्रदान करना, बच्चों को खुद को अभिव्यक्ति करने का अवसर प्रदान करना, बच्चों के सीखने की गति के आधार पे उनके बीच भेदभाव करना। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि इस प्रश्न का जो राइट जवाब है, यहाँ से आपको बता दें कि इसका राइट जवाब क्या होगा कि बच्चों की प्रक्रिया कौशल का आकलन करना, बच्चों को तलाशने का अवसर प्रदान करना, वहीं पे बच्चों को खुद अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। दोस्तों जहाँ पे बच्चों को अवसर देने की बात आ जाए वो खुद अवश्य ही उस प्रश्न का राइट जवाब हो जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पे भेदभाव करने की बात आ गई, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा ए, बी और सी है, तीनों कथन ही क्या है, सही है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3
3 इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि मधुमक्खी पालन के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। मधुमक्खी, कथन एक है कि जनवरी से मार्च मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है। बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। मधुमक्खी पालन का जो समय होता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर का मंथ होता है। मधुमक्खी लीची के फूलों से आकर्षित होती हैं, बिल्कुल सही। मधुमक्खियों को रखने और उनके द्वारा उत्पादित शहद को संग्रहित करने के लिए बक्से की आवश्यकता पड़ती है, बिल्कुल सही। मधुमक्खियों के लिए शरबत बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है, ठीक है, तो ये भी सही है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? कथन सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्या है? राइट है। तो इसके तरह इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि दुर्गा एक गांव में रहती है और ईंधन के रूप में लकड़ी या गोईठे का उपयोग करके चूल्हे या मिट्टी के पर खाना बनाती है। वह पिछले 3 महीनों से गंभीर खांसी से पीड़ित है, इसका क्या कारण हो सकता है? जलने वाले ईंधन से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड उसके श्वसन तंत्र में जमा हो सकती है। जो ईंधन जलने से उत्पन्न कालिख उसके श्वसन तंत्र में जमा हो सकती है। ईंधन के जलने से पैदा होने वाला धुआं उसकी एलर्जी का कारण हो सकता है। वृद्धावस्था और उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर का प्रदूषण। तो दुर्गा एक गांव में रहती है दोस्तों, जहाँ पे वो खाना बनाने के लिए लकड़ी के चूल्हे का इस्तेमाल करती है और वहाँ पे लकड़ी और गोईठे का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पिछले 3 महीनों से उसे गंभीर खांसी आ रही है। इसका मतलब ये है कि ईंधन के जलने से उत्पन्न कालिख जो है उसके श्वसन तंत्र में जमा हो सकती है, ठीक है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए अगला प्रश्न है। अब दोस्तों अगला प्रश्न है, यहाँ पे पूछा रहा है कि मधुबनी चित्रकला बनाने के लिए कलाकार उपयोग करता, जो मधुबनी चित्रकला है उसको बनाने के लिए जो चित्रकार है वो किसका किसका उपयोग करता है? तो विशेष रूप से बनाए गए पोस्टर रंग, बहुत अच्छी गुणवत्ता के फाइबर रंग, चांदी और सोने को घोलकर बनाया गया रंग, चावल और पाउडर का रंगीन पेस्ट। सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पे पता होना चाहिए कि मधुबनी जो पेंटिंग है वो कहाँ की है, और ठीक है, तो मधुबनी पेंटिंग जो है मधुबनी कला के नाम से मशहूर है। यह बिहार में इसी नाम के जिले हैं और पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। दोस्तों ये मधुबनी जो है ये बिहार राज्य का एक जिला है और इसी नाम से मधुबनी चित्रकला जो है वो फेमस है और कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में अब प्रसिद्ध है। मधुबनी चित्रों में प्रयुक्त रंग जो होते हैं आमतौर पर पौधों और अन्य प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं। कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? पौधों और अन्य जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं वहाँ से जो रंग होते हैं दोस्तों वो प्राप्त किए जाते हैं। और मधुबनी पेंटिंग के लिए चावल के पाउडर के रंगीन घोल का जो है वो इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, ठीक है। और इसमें चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ प्रश्न पूछा गया है जो कि आपको बताना चाहूँगा कि जो कि हाथियों के झुंड के बारे में प्रश्न है कि हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। हाथी के झुंड में मुख्यतः 14 से 15 वर्ष तक की मादा हाथी और बच्चे होते हैं। हाथी के झुंड में केवल एक विशेष परिवार के सदस्य होते हैं। सबसे बुजुर्ग मादा हाथी झुंड की नेता होती है। हाथी का झुंड कितनी भी संख्या में मादा हाथी और बच्चों को समायोजित कर सकता है। तो अब दोस्तों इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो पहला कथन जो है कि हाथी के झुंड में मुख्यतः 14 से 15 वर्ष तक के बच्चे और मादा हाथी होती है, बिल्कुल सही। हाथियों के झुंड में एक विशेष परिवार के सदस्य होते हैं, ये गलत है। सबसे बुजुर्ग मादा हाथी जो होती है झुंड का नेतृत्व करती है, बिल्कुल सही। हाथी का झुंड कितनी भी संख्या में मादा हाथी और बच्चों को समायोजित कर सकता है, गलत है, ठीक है, क्योंकि 10 से 12 लोग उनकी संख्या होती है, उससे ज़्यादा वो नहीं होते हैं। और जो हाथियों के सबसे बुजुर्ग हाथी होती है उस पूरे झुंड का नेतृत्व करती है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का जो राइट जवाब दोस्तों कथन ए और सी सही है, तो दूसरा नंबर का जो ऑप्शन है वो सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पे दोस्तों प्रश्न है कि पहाड़ी क्षेत्रों में यह देखा गया है कि लोगों ने पत्थरों, मिट्टी, चूने और लकड़ी का उपयोग करके अपने घर बनाए हैं। इन घरों में 2 मंजिलें हैं। भूतल पर पशुओं के रहने के लिए स्थान प्रदान करते हैं और आवश्यक वस्तुओं को भी संग्रहित करते हैं। पहली मंजिल पर वे रहते हैं। घरों की छतें समतल होती हैं और मोटी पेड़ों की टहनियों से बनी होती हैं। यह पहाड़ी क्षेत्र कौन से राज्य का हिस्सा है? दोस्तों यहाँ पे एक घर की विशेषता दी गई है कि वहाँ पहाड़ी क्षेत्र है और वहाँ पे जो घर होते हैं उनके घर जो होते हैं दोस्तों पत्थर, मिट्टी, चूने और लकड़ी का उपयोग करके उनके घर जो बने होते हैं पत्थर, मिट्टी, चूने और लकड़ी का उपयोग करके।
भूतल पर पशुओं के रहने के लिए और आवश्यक जो सामान है उसको संग्रहित करते हैं। तो यह पहाड़ी क्षेत्र जो है किस राज्य का हिस्सा है? मेघालय, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। तो ये कहाँ का हिस्सा है? जम्मू और कश्मीर का। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब यहाँ पूछा रहा है कि झूम कृषि के अंतर्गत अनुसरण की गई पद्धति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि फसलों के एक संग्रह को प्राप्त करने के बाद भूमि को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। दूसरा है बी वाला, जमीन पर उगने वाले बांस या खरपतवार को बाहर निकाला जाता है और जला दिया जाता है। सी है, खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। डी है कि जब भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज की बुआई से पहले इसकी गहरी जुताई की जाती है। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सही है इसके बारे में, झूम की खेती के बारे में? दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि फसलों के एक संग्रह को प्राप्त करने के बाद भूमि को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका जो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर जो कथन एक दे रखा है बिल्कुल सही। जबकि जमीन पर उगने वाले बांस या खरपतवार को बाहर निकाला जाता है और जला दिया जाता है, ये गलत है। खरपतवार आदि को जलाने से प्राप्त राख को, ये भी गलत है। जब भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज बुआई से पहले इसकी गहरी जुताई, गहरी नहीं बल्कि हल्की जुताई की जाती है दोस्तों, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है।